बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह और कांग्रेस नेता राहुल गांधी दोनों एक ही फॉर्मूले पर चल रहे हैं। कहने के लिए दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, लेकिन बिहार में दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला है। आखिर ये क्या है फॉर्मूला? आखिर क्यों अमित शाह ने कह दिया कि चुनाव के बाद विधायक मिलकर तय करेंगे बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? या फिर राहुल गांधी आखिर क्यों नहीं तैयार हो रहे हैं तेजस्वी यादव को सीएम कैंडिडेट के तौर पर प्रोजेक्ट करने के लिए? आज इसी पर विस्तार से बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप देख रहे हैं राजधानी। आज तक न्यूज चैनल के कॉन्क्लेव में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बयान दिया, बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद जो चुने हुए विधायक हैं वो आपस में तय करेंगे कि उनका अगला यानी विधायक दल का नेता कौन होगा। उन्होंने बस इतना ही कहा कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, पर उन्होंने ये नहीं कहा कि चुनाव के बाद अगर एनडीए को बहुमत मिलता है तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन अगर 5 साल पीछे हम आपको लेकर चलें तो इसी पटना शहर के होटल चाणक्य में अमित शाह का प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था। तब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा था कि चुनाव बाद मुख्यमंत्री कौन होंगे, क्योंकि उस वक्त चिराग पासवान एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ रहे थे और उनकी पार्टी से सबसे अधिक नुकसान होने की आशंका जो हो रही थी वो जेडीयू की। लेकिन तब अमित शाह ने साफ साफ बिना लाग लपेट के कहा था कि चुनाव बाद में बहुमत मिलेगा, भले ही जेडीयू की सीटों की संख्या क्यों न कम हो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। हालांकि जब नतीजे आए तो जेडीयू की सीटों की संख्या बहुत कम हो गई थी। इसके बावजूद नीतीश कुमार ने बीजेपी से कहा कि चूंकि हमारी सीटों की संख्या कम है, इसीलिए आप बीजेपी के खेमे के किसी नेता को आप मुख्यमंत्री बना दीजिए। जबकि बिहार में जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी थी बीजेपी और आरजेडी के बाद, उसके बावजूद भी नीतीश कुमार को एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री बनाया गया। तो बीते 5 सालों में ऐसा क्यों बदल गया? आखिर अमित शाह की रणनीति क्या है? अमित शाह के दिमाग में क्या चल रहा है? और क्या वो बात है जहां दोनों एक कॉमन फैक्टर पर काम कर रहे हैं, यानी अमित शाह और राहुल गांधी। राहुल गांधी के लिए तेजस्वी यादव खुलकर कहते हैं कि राहुल गांधी हमारे पीएम कैंडिडेट होंगे, लेकिन वहीं राहुल गांधी से जब पत्रकारों ने सवाल पूछा कि बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा महागठबंधन की तरफ से, तो राहुल गांधी इस सवाल पर गोलमोल जवाब दे गए। मुकेश सहनी तो डिप्टी सीएम की मांग करते ही रह गए कि उन्हें प्रोजेक्ट किया जाए। लेकिन हम लौटते हैं नीतीश कुमार वाली बात पर। जब नीतीश कुमार को लेकर अमित शाह का ये बयान आया, उसके कुछ ही घंटों बाद अमित शाह पहुंच गए नीतीश कुमार के घर एक अणे मार्ग पटना में उनसे मुलाकात करने। ये एक शिष्टाचार भेंट कही जा रही है। करीब 15 मिनट तक की मुलाकात रही। इस दौरान दोनों ही पार्टियों के नेता मौजूद रहे। संजय झा भी रहे जो जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, और पार्टी के प्रभारी जो हैं विनोद तावड़े वो भी थे। जबकि बिहार के डिप्टी सीएम बीजेपी कोटे से जो बनाए गए हैं सम्राट चौधरी, वो भी इस मुलाकात में शामिल रहे। दोनों ने यानी नीतीश कुमार और अमित शाह ने एक दूसरे का हालचाल पूछा। इससे पहले कि एक फोटो पर नजर डालिए, जब नीतीश कुमार अमित शाह से मिलने पटना में जिस होटल में ठहरे हुए थे अमित शाह, वहां चले गए थे नीतीश कुमार मिलने। इस फोटो को देखिए, और ये पहली बार हुआ पिछले 20 सालों में जब नीतीश कुमार अपने घर पर नेताओं से, किसी वरिष्ठ नेता से नहीं मिले, बल्कि मिलने के लिए वो खुद उनके होटल चले गए। और तब ये बात बहुत हैरान करने वाली रही कि आखिर वो क्या वजह है कि नीतीश कुमार अमित शाह से मिलने उनके होटल चले गए। राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा भी होने लगी थी कि क्या नीतीश कुमार अब इतने कमजोर हो गए हैं? जो बीजेपी के बड़े बड़े नेता नीतीश कुमार से मिलने उनके घर जाते थे, वही नीतीश कुमार क्या इतने लाचार हो गए हैं, इतने बेबस हो गए हैं कि वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने उनके होटल पहुंच गए? लेकिन अमित शाह ने जब मुख्यमंत्री के बनाए जाने पर कमिटमेंट नहीं दी, उसके कुछ ही घंटों बाद वो पहुंचे नीतीश कुमार से मिलने, उनके घर पर मिले। उसके बाद उनकी एक चुनावी सभा छपरा में थी। छपरा में उन्होंने वहां मौजूद जो भीड़ थी, जो लोग उनको सुनने आए थे, भाषण खत्म होने से पहले उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ मजबूत करोगे कि नहीं करोगे? तो जनता ने कहा कि हाँ, मजबूत करेंगे। फिर उन्होंने कहा जोर से बोलो। फिर इसके बाद उन्होंने कहा क्या नीतीश कुमार का हाथ मजबूत करोगे कि नहीं करोगे? फिर भीड़ ने कहा कि हाँ, मजबूत करेंगे। हो सकता है कि अमित शाह नीतीश कुमार का नाम नहीं लेते, लेकिन बीजेपी की ये सोची समझी रणनीति है कि भैया कंफ्यूजन फैलाए रखो। कंफ्यूजन मतलब न बाएं न दाएं, ऐसे ही करते रहो, कंफ्यूजन फैला रहे। जब नतीजे आ जाएंगे उसके बाद अपनी रणनीति का खुलासा करेंगे कि क्या करना है।
क्योंकि एक समय ऐसा भी था जब 102 सीटों पर बीजेपी लड़ती थी और 142 सीटों पर जेडीयू लड़ती थी। ये 20 साल पहले की बात है और आज 20 साल बाद भी जेडीयू इतनी मजबूत है। पिछले विधानसभा चुनाव में भले वो 43 सीटों पर सिमट गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी दोनों बराबर सीटों पर लड़ रहे हैं, यानी 101 और 101 सीटों पर। और जानते हैं, बीजेपी को इस बात का एहसास है कि नीतीश कुमार आज भी सामाजिक समीकरण के हिसाब से इतने मजबूत हैं, उनके लिए इतने इंडिस्पेंसेबल हैं कि बिना नीतीश कुमार के काम नहीं चल सकता है। और इसीलिए अगर आप सीटों की संख्या देखें कि 101 और 101 यानी दोनों बराबर कर दिया गया। एक मैसेज देने की कोशिश की गई बीजेपी की तरफ से कि अब जेडीयू बिग ब्रदर नहीं रहा। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि नीतीश कुमार की सेहत को लेकर तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं। जितने लोग उतनी ही बातें। विपक्ष ही नहीं, सत्ता पक्ष के लोग भी इस तरह की बातें कहते हैं कि नीतीश कुमार की सेहत ठीक नहीं है, अब वो इस तरीके से काम नहीं कर पाते, उनको बहुत कुछ याद नहीं रह पाता है। तो बीजेपी को लगता है कि यही असली मौका है, यही सही मौका है। उनको लगता है इस आपदा में उन्होंने एक तरीके से अवसर ढूंढ लिया है कि 20 साल बाद कम से कम अपने बीजेपी के किसी नेता को मुख्यमंत्री तो बना लें। इसी आस में जानबूझकर ऐसा किया गया कि इस तरीके का बयान दिया गया कि भाई चुनाव के बाद विधायक अपने नेता का चुनाव करेंगे। लेकिन वो ये भी जानते हैं कि ये काम इतना आसान नहीं है, क्योंकि जब जब समझा गया कि नीतीश कुमार कमजोर हैं, नीतीश कुमार फिनिक्स की तरह वापसी करते हैं राजनीति में, क्योंकि उनके पास एक मजबूत आधार, एक तरीके से वोटर हैं, उनके पास बेस वोटर है। आप अगर इन दोनों के देखिए, 101 सीटों में बीजेपी ने आधे से अधिक अपर कास्ट के लोगों को टिकट दिया। वहीं दूसरी तरफ क्या हुआ है, जेडीयू ने अपने 101 में से आधे से अधिक ईबीसी और दलित कैटेगरी के लोगों को सीटें दी हैं, जो उनका एक तरीके से उनका सामाजिक आधार है। इस सामाजिक संरचना को और इस फॉर्मूले को बीजेपी अभी गड़बड़ नहीं करना चाहती है। बीजेपी को पता है कि इतने सालों की राजनीति, मजबूत संगठन, केंद्र में सरकार होने के बावजूद भी ना तो बीजेपी के पास अपना कोई ऐसा मजबूत चेहरा है जितना चमकदार और मजबूत चेहरा नीतीश कुमार का है आज भी, जबकि उनके बारे में कहा जा रहा है कि अपने राजनीतिक करियर के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर है। न ही उनके पास अब तक वो सामाजिक आधार आ पाया है, यानी अति पिछड़े, अति दलित। हालांकि इसके लिए उन्होंने कई पार्टियों के साथ गठबंधन किया है और इसीलिए बिहार की राजनीति में इस बात की चर्चा होती रहती है कि जेडीयू तो 101 सीट पर लड़ रही है, लेकिन बीजेपी 142 सीटों पर लड़ रही है। यानी चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की पार्टी के कोटे के जितने भी सीट हैं वो बीजेपी के खाते में कही जा रही है, चूंकि ये सब तो बीजेपी के हैं। क्योंकि याद करिए 2020 के दौर में जब चिराग पासवान एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़े थे, तब ये कहा जाता था कि लोजपा ही भाजपा है और भाजपा ही लोजपा है। मुख्यमंत्री ने भी ये कहा था इस बारे में कि कहीं ना कहीं बीजेपी ने उनके साथ धोखा किया है, क्योंकि ऐसा लग रहा था चिराग पासवान को खड़ा करके आगे जेडीयू को कमजोर करने की साजिश रची गई थी, ऐसा जेडीयू का मानना था। जेडीयू के पास महिलाएं भी हैं, अति पिछड़े वोटर भी हैं और महादलित भी हैं। एक थ्योरी ये भी है कि ऐसा कह करके जो ईबीसी और दलित कैटेगरी के लोग हैं, जो वोटर हैं, जिनको लगता है कि नीतीश कुमार में अब वो दम नहीं है, तो वो सारे लोग रिएक्शन में तेजी के साथ एकजुट होकर के जेडीयू के लिए वोट करेंगे। पर एक खतरा यहाँ ये भी है कि अगर आपने एक तरीके से लोगों के बीच में ये भ्रम फैला दिया, जो भ्रम बनाए रखने की कोशिश लगातार बीजेपी पिछले कुछ महीनों से कर रही है, क्योंकि उसे लगता है यही समय है, सही समय है कि अगर ये भ्रम फैल गया कि चुनाव बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, तो फिर जो वोटर पिछले कई सालों से, कई दशकों से नीतीश कुमार के साथ फेविकोल की तरह जुड़े रहे हैं, वो महिलाएं हो, अति पिछड़े हो, महादलित हो, वो उस तरीके से, चूंकि उन्हें लगेगा कि हमारा नेता तो है ही नहीं, तो हम उनको वोट क्यों करें, तो फिर उस स्थिति में एनडीए के लिए नतीजे खराब हो सकते हैं। इसीलिए ये जो मामला है, एक तरीके से जो अमित शाह ने एक क्या कहते हैं उसको, जनता के बीच में एक मैसेज दे करके ठहरे हुए पानी में जैसे कंकड़ मारते हैं और फिर वो देखते हैं कि आखिर तरंग कहाँ तक जाता है, तो अमित शाह की जो कोशिश है उसके दोनों नतीजे हो सकते हैं। या तो उनके फेवर में जा सकता है, या ये भी हो सकता है कि एनडीए के लिए आत्मघाती हो सकता है। इसीलिए अमित शाह जानबूझकर एक कंफ्यूजन और भ्रम की स्थिति बनाए रखना चाहते हैं, यानी वो 2 कदम आगे चलते हैं और फिर 2 कदम पीछे भी चल जाते हैं। कुछ इसी तरीके का फॉर्मूले पर
कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भी काम कर रहे हैं, जैसा हमने कहा। तमाम कोशिशों के बावजूद, और चूंकि कांग्रेस के नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ही कहते रहे लगातार और बिना लाग लपेट के वो कहते हैं कि बिहार में सबको पता है कि महागठबंधन से उनका सीएम पद का कैंडिडेट कौन है, तेजस्वी यादव, और कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन ये कमिटमेंट कांग्रेस के किसी बड़े नेता की तरफ से राहुल गांधी, जो एट द हेम ऑफ अफेयर्स हैं, उन्होंने नहीं कही है, क्योंकि उनको लगता है ऐसा कर देने से जो अपर कास्ट के लोग महागठबंधन को वोट कर सकते थे, करने वाले होंगे, वो नहीं कर पाएंगे। इसीलिए एक रणनीति के तहत वो लोग तेजस्वी यादव के चेहरे को सीएम कैंडिडेट के तौर पर पेश नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसी में खतरा है। जिस खतरे से अमित शाह खेल रहे हैं, उसी खतरे से राहुल गांधी भी खेल रहे हैं। अब सवाल आपसे है कि क्या ये जो अमित शाह की ताजा बयान आया है और उसके बाद फिर वो ये भी कहते हैं चुनावी मंचों से कि नीतीश कुमार के हाथ को मजबूत करें, क्या इससे जो अमित शाह की जो रणनीति है उससे एनडीए को फायदा होगा, जिसमें नीतीश कुमार को चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट न करने की बात है, सिर्फ इतना ही कहना है कि उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन चुनाव बाद वही मुख्यमंत्री बनेंगे, ये कहा नहीं जा सकता, वो विधायक तय करेंगे। क्या इससे एनडीए को नुकसान हो सकता है? और यही बात राहुल गांधी के मामले में भी लागू होती है। आपकी राय का इंतजार रहेगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को बनाने में हमारी मदद की साथ ही शुभम ने। बाकी खबरों के लिए बने रहिए द लल्लन टॉप पर।